जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ध्रुव आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य सर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। आप लोग की पढ़ाई लिखाई का काम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। दोस्तों, बीच बीच में जैसे हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट देते रहते हैं, उसी भांति आज फिर एक बार आपके सामने एक अच्छी टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। ज़्यादातर लोगों की डिमांड थी जैसे कि ऑफलाइन बैसेज में कि सर मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पे प्रैक्टिस करा दी जाए। तो दोस्तों, हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको क्विज तो देते ही रहते हैं लगातार, किंतु समय के अभाव में आपको लगातार क्विज नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी आपको ये प्रैक्टिस सेट जो देते हैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, निश्चित रूप से ये स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, बट स्मार्ट बोर्ड पर जितने कंटेंट दिए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये कंटेंट आपको साबित होंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे अगर इंडियन पॉलिटी की भूमिका है तो आपके हर एक उस एग्ज़ाम के लिए यह आपके प्रैक्टिस सेट्स कारगर साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है। और फिर इसी तरह हम लोग नई वीडियो समय जैसे ही मिलती रहेगी, नई वीडियो नए टॉपिक्स पर नई चीज़ें हम लोग नई बातें करते रहेंगे। तो आइए एक बार हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं अपने नए क्वेश्चंस की। हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा ये मौलिक अधिकार पर आधारित होगा। मौलिक अधिकार के पिछले 11 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, आगे के कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, जो आज का पहला प्रश्न होगा आपके सामने रखा गया है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में, इसको नहीं हटाया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भी नहीं हटाया गया अनुच्छेद 32 में। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक चलता है, इसको भी नहीं हटाया गया है। तो हटाया किसे गया? हटाया गया दोस्तों ये आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना। देखेंगे, भारतीय संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सदाबहार है। ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। इसी के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाता है और मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, जो भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत आज के डेट में आपका मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार न होकर आज की डेट में यह आपका कानूनी अधिकार बन गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बनेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद हम लोग लाइव भी मिलेंगे, लाइव धीरे धीरे आते रहेंगे। समय के अभाव में लाइव की निश्चित समय अवधि नहीं हम निर्धारित कर पाते हैं, इसलिए हम लाइव नहीं आते हैं। नहीं तो लाइव भी हम लोग लेना शुरू करेंगे कुछ समय के बाद, चीज़ें जब अस्थायी हो जाएंगी। तो फिलहाल ये आपके लिए जो दी जा रही है अपलोडेड मोड में, ये भी आपके लिए उतना ही कारगर साबित होगी जितना लाइव में कारगर साबित होती है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30? दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप अनुच्छेद 29 और 30 में कन्फ्यूज हो सकते हैं, किंतु आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 30 होता है। अनुच्छेद जो 30 है, यह अनुच्छेद 30 दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, यह अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 30 ही होता है ना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा, इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? वही बात फिर है, हम कहें जैसा कि मिलता जुलता प्रश्न होगा तो अनुच्छेद 28, 29, 30, 31। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 30 ही है जो कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म या भाषा के आधार पर उन्हें अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 30 होता है। यह आपका बिल्कुल सही होगा, किसी कोई समस्या नहीं होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग को क्लास पसंद आ रही है, तो एक बार लाइक भी करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आगे हम लोग इस पर और भी चीज़ें बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये एक शुरुआत है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होता है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28 तक, तो 24 तो यूँ ही निकल जाएगा, क्योंकि 24 जो है बच्चों के शोषण संबंधित बात करता है और
25, 26, 27 में से इन्हीं 3 में से कोई एक होगा, तो आपका जो ऑप्शन बनता है आपका 25, यानी अनुच्छेद 25 जो होता है ऑप्शन नंबर बी। ये अनुच्छेद 25 जो होता है, जो सिख समुदाय के लोग होते हैं उनको कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता के अंग के तहत माना गया है कि वो अपने कृपाण धारण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 से 28 ये जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता की ही बात करता है, और इसी के अंतर्गत यह आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिखों द्वारा जो कृपाण धारण करने का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, ये अनुच्छेद 25 के क्लास फर्स्ट अगर पूछेगा कहाँ पे, तो 25 का जो क्लास फर्स्ट होता है यहाँ पे ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कृपाण धारण करने की जो इन लोगों को स्वतंत्रता दी गई है ना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपसे कहा जाता है कि ICPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, दोस्तों अनुच्छेद 35, 24, 21, 23 ICPR क्या होता है? तो दोस्तों ये ICPR का मतलब होता है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसका मतलब ये होता है कि ये अनुच्छेद जो 24 होता है, देखेंगे कि इस अनुच्छेद 24 के तहत ही बाल अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 जो होता है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो ICPR जो होता है यह अनुच्छेद 24 के तहत बाल अधिकार को सुरक्षित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो होता है आर्टिकल 24 है ना, जो ICPR का इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से ये इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिकल 24। आंसर बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है ना। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोस्त। ये आपका अपना चैनल है और विश्वास करिए हम लोग भविष्य में इस पर बहुत जल्द ही कुछ ज़्यादा बेहतर लेकर आने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल तो आपको ये समझ ऐसे मिलती रहती है, हम आपको ये देते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद या प्रावधान है? देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि कोई अगर अपराधी है, कोई अभियुक्त है, तो उसको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए कि नहीं हाँ आप ये कबूल करिए कि हाँ आपने यह अपराध किया है। तो भारतीय संविधान का ये कौन सा अनुच्छेद है जो ये प्रावधान करता है? अनुच्छेद 20 का क्लास 3 है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 74। तो यहाँ निश्चित रूप से जो आपका आंसर बनता है दोस्तों अनुच्छेद 20 जो होता है। अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बनता है ऑप्शन नंबर ए बनता है। अनुच्छेद 21 जो होता है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी होता है। अनुच्छेद 22 जो होता है आप देखते हैं दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 74 जो होता है यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होंगे इनकी जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख जो अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका बिल्कुल सटीक आंसर बनता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 का क्लास 3। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? हो सकता है कि आप अगर हमारी क्लास कभी भी लिए होंगे अगर मौलिक अधिकार, तो हमें नहीं लगता है कि इस प्रश्न को आप गलत करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत शानदार होता है और आपके जीवन में बहुत महत्व भी रखता है। और ये प्रश्न हमें घूम फिर कर कभी न कभी अक्सर मिल ही जाता है किसी न किसी रूप में। इसके मिलने का बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी है दोस्त कि यह प्रश्न बहुत ही जल्द 2019 के IAS का जो प्रीलिम्स का पेपर बनाया गया था वहाँ पे इसे पूछा गया था। यही सेम प्रश्न है, वहीं से उठाया ही गया है। निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है 2019 का ही है और ऑप्शन भी सेम है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो देखिएगा यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं अनुच्छेद 19 होगा या अनुच्छेद 21 होगा। निश्चित रूप से आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं और बहुत से लोग ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूजन होंगे। बट यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 19 जो होता है ये स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु आपका अनुच्छेद जो 21 होता है डियर, देखेंगे अनुच्छेद जो 21 होता है आपके गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, और वह भी जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है यानी कि आपके गरिमामय जीवन। और आप गरिमामय जीवन तभी यापन करेंगे, गरिमामय जीवन तभी यापन कर सकते हैं जब अपने मनपसंद की शादी विवाह करेंगे, तभी आप अपने गरिमा के साथ जी सकते हैं। तो ये भी आधार बनाया जाता है कि आप अपने मनपसंद की शादी करेंगे तो आप गरिमामय जीवन जीने के लिए सक्षम या अपने गरिमामय जीवन को आधार बना सकते हैं, आपकी शादी अगर बढ़िया है तो, यानी मनपसंद की है तो।
तो ये जो है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 भी है जो आपके निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को भी संरक्षित करता है। अनुच्छेद 25 जो है आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 जो देखेंगे आपके संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 जो है आपके स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बनता है डियर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग बिल्कुल शानदार तरीके से देखेंगे। देखिए दरअसल ये जो क्लास है आपके अपलोडेड मोड में तो है, मगर यह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, है ना। कारगर साबित होने का मतलब ये होता है कि ये सब प्रश्न जो हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को प्रावधान किया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति यानी कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपसे जब पूछा जाएगा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे। अनुच्छेद 14 जो होता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 जो होता है ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये अनुच्छेद 19 जो है यही आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति को ही स्वतंत्रता जो देता है, अनुच्छेद 19 ही देता है। और 19 में भी अगर पूछ देता है कि कौन सा, तो 19 का जो क्लास फर्स्ट होता है यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और दोस्तों यहाँ पे एक मज़े की बात यह होगी कि यहाँ पे एक प्रश्न अक्सर आपसे बनाया जाता रहा है, जो सदाबहार टाइप प्रश्न बनाया जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया की, जो मीडिया हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, यह प्रेस की स्वतंत्रता भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क के तहत ही रखी गई है। तो आपको यहाँ पे एक प्रश्न यह भी कवर करने को मिल जाएगा कि अनुच्छेद 19 के तहत ही जो मीडिया की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा गया है। यह बात क्लियर है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या यह आपको सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या फिर उसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम आपके सारे डाउट कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही त्वरित रूप से उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए हमें पता नहीं था कि अगला प्रश्न ऐसा ही आएगा, मगर इसका आंसर हमने पहले ही बता रखा आपसे कि अभी आपसे बता रहे थे कि ये सदाबहार टाइप प्रश्नों में से एक प्रश्न होता है जो पूछा जाता है कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है इसके बारे में अगर पूछता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया है ये 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम अभी बता रहे थे कि अनुच्छेद 19 जो होता है ये आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसमें अनुच्छेद 19 का जो क्लास फर्स्ट ही होता है, ये अनुच्छेद 19 का क्लास फर्स्ट यही आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो कि इसके ठीक पहले वाले प्रश्न में हमने आपसे चर्चा कर रखी है। तो यह आपका प्रश्न बिल्कुल ही सही होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और दिक्कत किसी भी प्रश्न में नहीं होगी। अगर एक बार आप अच्छे से प्रश्नों को कवर कर लेते हैं तो बाबू आप यकीन मानिए कि आप हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पे भी बैठेंगे, चाहे जो भी एग्ज़ाम है, अगर भारत में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और चाहे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा लेवल का एग्ज़ाम है, अगर वहाँ पे इंडियन पॉलिटी पूछी जा रही है तो आप हर एक प्रश्न को हल करने में सक्षम होंगे। अगर आप निरंतर क्लास लिए हैं, हमसे ऑफलाइन लिए हों या ऑनलाइन लिए हों या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जुड़े हों या टेलीग्राम चैनल पे आप क्विज वगैरह भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से अगर जुड़े हैं तो आप निश्चित रूप से 100% प्रश्नों को हल करने के लिए सक्षम होंगे। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए सही और गलत, सत्य असत्य जो होता है ये प्रश्नों का कीवर्ड माना जाता है। अगर आपको यहाँ पे प्रश्न अगर जल्दबाजी में करते हैं तो अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, कभी सही को गलत करते हैं, गलत को सही कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिएगा कि कौन सा सही है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, या अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किए गए थे, या क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में मार्च में ये मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बात आपके सामने जो है सारी चीज़ें पहले चल रही हैं और आपको बहुत डाउट बनने का पूरा यहाँ संभावना है। किंतु भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो बात की गई थी, मूल अधिकारों को जो प्रश्रय दिया गया था, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो की गई थी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं कहेंगे आप गलती से, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? आप जब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की तो आपके मन में आता है जवाहरलाल नेहरू, मगर यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो होते हैं 1928 में यह नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों के रखने की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों को शामिल करने का और प्रश्रय देने की बात की गई थी। तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार क्या हैं,
देखिए ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, और जब हम लोग पढ़ते हैं, जब शुरुआती टॉपिक होती है तो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ हम लोग की बेसिक बातें होती हैं। जैसे मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं, अवाद्य योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार जो हैं दोस्तों, यह वाद्य योग्य हैं। निश्चित रूप से क्या है, आप कहेंगे वाद्य योग्य हैं। देखिए वाद्य योग्य का मतलब क्या होता है, यह मतलब कि न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये न्यायोचित हैं, यानी कि यह वाद्य योग्य हैं। वाद योग का मतलब क्या होता है, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है प्रश्न के संबंधित, जो भी ये शब्दावलियाँ हैं थोड़ा सा जटिल हैं, यानी कि न्यायालय में यह प्रवर्तनीय है। अभी भी नहीं बात समझ में आ रही होगी, है ना। ये प्रवर्तनीय क्या है, न्यायोचित क्या है, वाद योग्य क्या है, ये सब बातें जो है थोड़ा सा जटिल शब्द लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा यह कहने का प्रयास करेंगे कि जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों को अगर कोई हनन करता है या इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जैसे न्यायालय के शरण की अगर हम आपसे चर्चा करते हैं तो आपके संविधान में आर्टिकल 32 है। इस 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 इसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अर्थात यहाँ पे जब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो यहाँ पे 5 प्रकार की रीट को जारी करा के आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाता है। आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाता है, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है। जिसमें वो 5 प्रकार की रीट होती है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा वो 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी होती है। जिसमें सबसे पहली जो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। हाँ, अवाद्य योग्य अगर कभी पूछता है डियर, तो अवाद्य योग्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भाग 4 DPSP होता है, ये DPSP जो होता है यह अवाद्य योग्यता है। DPSP क्या होता है, अवाद्य योग्य होता है। तो DPSP के बारे में अवाद्य लगाएंगे, यह अवाद्य योग्य होगा, अपरिवर्तनीय होगा, गैर न्यायोचित होगा, किंतु मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होगा, है ना। आइए बाबू आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कहा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 16, 17, 18, 15। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो आप देखेंगे कि 14 से लेकर 18 तक जो होती है समता या समानता का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत आपका एक अनुच्छेद होता है 17 जो होता है दोस्तों, यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है। जो छुआछूत का भेदभाव हो उसको समाप्त करने की बात करता है अनुच्छेद 17। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आचरण करता है या ऐसा कोई भावना भी प्रकट करता है तो यह दंडनीय अपराध है भारतीय संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों का अंत करता है, और अनुच्छेद 15 जो कहता है किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 17। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। क्योंकि ये सब जो प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों, ये हमारे प्रश्न खुद के अपने प्रश्न हैं, और ये कई बड़े और अच्छे एग्ज़ाम में बनाए गए प्रश्न हैं। और निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में लगातार बनाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ऐसे प्रश्न आप देखने को मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, खाद्य सुरक्षा से है। तो यहाँ पे आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके ठीक पहले प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो अभी हम लोग का इसके पहले जो पिछला प्रश्न था वहीं पे हम लोगों ने देख रखा है कि जो अनुच्छेद 17 है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। क्या होता है, ये अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके ठीक पहले जो पिछला प्रश्न था वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है और अच्छे से देखें हम लोग। आइए आगे अगर बात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का प्रश्न नंबर 25। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि मानिए कि यहाँ पे आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान देने की बात की जा रही है, तो इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्मवाद के रूप में आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। देखिए यहाँ पे जो है ये प्रश्न जो है 25 नंबर पूरी तरह से इसे टाइपिस्ट महोदय टाइप नहीं कर पाए हैं, इसलिए प्रश्न अधूरा रह गया है। तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग अब इस प्रश्न को तो यहीं तक छोड़ते हैं। बाकी अन्य प्रश्न जितने भी थे हम लोगों ने अभी किया है, ये सभी प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और हमें पूरी उम्मीद और आशा विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही जैसे ही समय मिलती रहेगी, बीच बीच में हम लोग नए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे और उन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग नए नए प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की ये सीरीज़ कैसी आपको लगी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करिएगा और उसके बाद लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मुलाकात अगली होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।